नमस्कार व्यूअर्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ एन अर्दन डैम। So before that, I will suggest you to go through my previous videos for having more concept on earthen dam, like the seepage on earthen dam or calculation of uplift pressure, then of water pressure, etc. on earthen dam. So for that, you have to go through my previous videos on earthen dam. It was available in my channel. And I would also like to request you to like and subscribe my channel if you like my videos. Now, let's start today's session about stability analysis. So, stability analysis for a concept, for more stable concept on stability analysis of earthen dam, for more concept on earthen dam, we will deal with one numerical, one example. इससे कि हमें क्या है concept, we will have more crystal clear concept on earthen dam, on stability analysis of earthen dam. इसके लिए हम एक numerical का help लेंगे. न्यूमेरिकल से हम देखेंगे कि कैसे स्टेबिलिटी एनालिसिस वी आर गोइंग टू कैलकुलेट. सो दिस इज आवर न्यूमेरिकल. This looks very large. There are so many data given in this numerical, but after calculating the stability analysis, you will have good concept in this. So लेट्स स्टार्ट. व्हाट आर द गिवन डेटा फर्स्ट. जब हम कोई भी क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं तो हमारा अप्रोच ये होना चाहिए कि फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट आर द गिवन डेटास, एंड सेकंड फर्स्ट स्टेप इज व्हाट आर द गिवन डेटास, कि क्या क्या हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंड नेक्स्ट हमको निकालना क्या है. फिर उसके बाद हम सोचेंगे द थर्ड स्टेप, देन हाउ टू कैलकुलेट. सो दीज आर द बेसिक स्टेप for calculating or for designing any क्वेश्चन, जो वो फेरेटिक लाइन का हो या फिर सीपेज लाइन, मतलब सीपेज लाइन का हो अर्दन डैम, या फिर ग्रेविटी डैम निकालने का क्वेश्चन हो, वॉट एवर मे बी द क्वेश्चन. सो फर्स्ट अप्रोच इज टू find out the given data in the question, and to find what are the data we have to calculate, and then what is the procedure of calculation. तो यहाँ हम स्टेबिलिटी एनालिसिस, कैलकुलेट द स्टेबिलिटी एनालिसिस, हम पहले ओवरऑल स्टेबिलिटी एनालिसिस एक डैम का निकालेंगे एज अ होल. ये डैम का बॉडी हमारा नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है. ये रहा डैम का सेक्शन. जैसे कि हम देख सकते हैं, दिस इज द अपस्ट्रीम फेज, दिस इज द डाउनस्ट्रीम फेज, दिस इज आवर डैम सेक्शन टोटल. तो ये जो डैम सेक्शन है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है, जिसने भी मेरा प्रीवियस वीडियोस देखा हुआ है या फिर लास्ट वीडियो है अर्दन डैम का पार्ट 1 2 3 4 एक्सेट्रा, तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन को डील किया है. और इस क्वेश्चन के रिलेटेड जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, इस क्वेश्चन में जो सीपेज लाइन निकला है, जैसे कि बी आई, ये तो मॉडिफाइड सीपेज लाइन है, BIF. और यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन पे इन्वर्टेड फिल्टर भी, यहाँ हॉरिजॉन्टल इन्वर्टेड फिल्टर भी प्रेजेंट है. तो ये जो सीपेज लाइन है, ये पहले ही हम पिछले वीडियो में ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं. ओके. सो अगर उसका कॉन्सेप्ट चाहिए तो आप प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा. और फिर से मैं कहना चाहूंगी कि इफ यू लाइक माय videos, and if you want more videos regarding this earthen dam or any other subjects or any other part of civil engineering, so please do comment and do like and share my channel. Okay. तो इसके लिए अब हम इसका स्टेप 1 निकालेंगे कि ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ द डैम सेक्शन एज अ होल. ओके. होल डैम सेक्शन का पहले स्टेबिलिटी निकालेंगे, उसके बाद अपस्ट्रीम फेज का देखेंगे कि अपस्ट्रीम फेज में हम देख सकते हैं दैट देयर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर एज स्टोर्ड. इट इज द रिजर्वायर ना, पुल ऑफ वाटर अपस्ट्रीम. सो अपस्ट्रीम फेज में हम देख सकते हैं, अपस्ट्रीम फेज से ये जो सीपेज लाइन स्टार्ट हुआ है, यहाँ इन्वर्टेड फिल्टर में आके एंड हुआ है. तो अपस्ट्रीम फेज में कितना डैम स्टेबल है, या फिर डाउनस्ट्रीम फेज के कितना डैम स्टेबल है, तो ये हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे. क्योंकि स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ डैम ये एक लेंथी प्रोसीजर है, तो इसीलिए मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया है. आज एक पार्ट करा रही हूँ कि स्टेप 1 ओवरऑल स्टेबिलिटी हम डैम निकालेंगे, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट मेरे वीडियोस में स्टेबिलिटीज का आगे का जो स्टेप्स है वो मैं एक्सप्लेन करूंगी. सो
ओवरऑल स्टेबिलिटी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले ये जो डैम का सेक्शन है हम जो देख सकते हैं, ये जो टोटल डैम का सेक्शन है, दिस टोटल सेक्शन ऑफ दिस डैम इज टोटल डैम का हमको एरिया निकालना पड़ेगा। सो एरिया निकालने के लिए हम जनरली प्लानीमीटर का यूज कर सकते हैं। प्लानीमीटर का यूज करते हैं, प्लानीमीटर। The instrument called as planimeter is used to calculate the area, total area. अब हमको तो ये एग्जाम हॉल में planimeter नहीं मिलेगा। If in exam hall we are provided with graph paper, that is graph paper we all are familiar with from our childhood, right? Here इसमें हम लोग मैथ्स का पैराबोला, सर्कल सब कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में हम क्या करेंगे, जो डैम का सेक्शन है इसको प्लॉट करेंगे। जैसे कि मेरा डैम का सेक्शन ऐसे ग्राफ में प्लॉट हो जाएगा। उसके बाद प्लॉट होने के बाद वी कैन इजीली फाइंड आउट, फिर ये सीपेज लाइन भी प्लॉट हो गया। स्लीपेज लाइन कैसे प्लॉट होगा, क्या होगा, ये पिछले वीडियो में है। तो सीपेज लाइन प्लॉट करने के बाद यहाँ पे डैम का दो सेक्शन पे डिवाइड हो जाता है। एक होता है हमारा ड्राई वेट, ये जो होता है वो ड्राई वेट है। जो ये सीपेज फेरेटिक लाइन के ऊपर का पोर्शन होता है ड्राई वेट, और फेरेटिक लाइन के नीचे का पोर्शन होता है हमारा सबमर्ज्ड वेट, सबमर्ज्ड वेट ऑफ डैम। अब हम क्वेश्चन में जाएंगे। सबसे पहले स्टेप 1 निकालने से पहले क्वेश्चन का हमारा प्रोसीजर क्या होगा, हम इसको कैसे हम इसका स्टेप्स करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे कि फर्स्ट हमारा गिवन डेटा अप्रोच करना है, उसके बाद क्या कैलकुलेट करना है, फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये तो थर्ड स्टेप है। सो पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट आर द गिवन डेटा। सो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इज गिवन, दिस लेवल ऑफ टॉप ऑफ डैम, ये जो 200 मीटर है ये है लेवल ऑफ टॉप ऑफ डैम, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, राइट? दिस इज 200 मीटर। उसके बाद क्या बोला है कि लेवल ऑफ डीपेस्ट बेड लेवल, लेवल ऑफ डीपेस्ट यानी बॉटम मोस्ट बॉटम ऑफ डैम, दिस इज आरएल इज 178 मीटर, इसका आरएल है 178 मीटर। और क्या बोला है, HFL of reservoir is 197.5, this data. Then width of the top of dam, that is 4.5 meter, width of the top of dam, ये वाला portion, width, ये जो top of dam का width है ये है 4.5 meter, 4.5 meter। उसके बाद बोला है अपस्ट्रीम स्लोप, ये जो अपस्ट्रीम स्लोप है हमारा, अपस्ट्रीम स्लोप का रेशियो क्या दिया हुआ है, 3:1, 3:1। वैसे ही डाउनस्ट्रीम स्लोप का भी रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट इज डाउनस्ट्रीम स्लोप है 2:1। उसके बाद लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल फिल्टर फ्रॉम डाउनस्ट्रीम टो इनवर्ड्स, मतलब डाउनस्ट्रीम टो है हमारा पॉइंट ई से इनवर्ड डैम के तरफ कितना है, टोटल लेंथ है उसका 25 मीटर, ओके फाइन। देन उसके बाद बोला है कोहेशन ऑफ सॉइल ऑफ डैम, कोहेशन ऑफ सॉइल, क्यू शेयर स्ट्रेंथ निकालने के लिए, क्यू शेयर स्ट्रेंथ निकाला है वो भी मैं बोलूंगी। देन कोहेशन ऑफ सॉइल ऑफ फाउंडेशन, वो भी दिया है। एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन दिया हुआ है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ डैम फाउंडेशन दोनों का। फिर ये जो ड्राई वेट ऑफ सॉइल इन द डैम, ड्राई वेट फेरेटिक लाइन के अपर वाला पोर्शन, एंड सबमर्ज्ड वेट ऑफ द सॉइल इन द डैम फेरेटिक लाइन के डाउनवर्ड वाला पोर्शन, एंड ड्राई वेट ऑफ द फाउंडेशन, ये फाउंडेशन का सॉइल यानी डैम के नीचे, डैम में नहीं। So the foundation of soil consists of 8 meter thick layer of clay, 8 meter thick layer of clay, और negligible फाउंडेशन का सॉइल का कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी को नेग्लिजिबल माना गया है, बट डैम के कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी को क्वेश्चन में दिया है 5 × 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और यहाँ क्वेश्चन पे बोला गया है चेक द स्टेबिलिटी ऑफ द डैम एंड इट्स फाउंडेशन। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टेप 1 है हमारा ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ द डैम सेक्शन, हम निकाल रहे ओवरऑल स्टेबिलिटी। सो फॉर ओवरऑल स्टेबिलिटी मैंने बोला प्लानीमीटर का यूज करके हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, अदरवाइज वी विल गो फॉर ग्राफ। अगर हमको ग्राफ, और एग्जाम में तो प्लानीमीटर इंस्ट्रूमेंट नहीं मिलेगा, ग्राफ ही मिलेगा, तो उस ग्राफ में बाय गेटिंग द डिफरेंट डेटा हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। और सीपेज लाइन कैसे निकालना है हम जानते हैं मेरे पिछले वीडियो से, तो वैसे ही हम फेरेटिक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे डैम में। उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल एरिया निकालेंगे। टोटल एरिया, फर्स्ट ऑफ ऑल तो टोटल एरिया, चलिए टोटल एरिया निकाल लेते हैं, टोटल एरिया ऑफ डैम। सो टोटल एरिया ऑफ डैम हम देख सकते हैं, ये जो डैम है एक ट्रेपिजियडल शेप का है, ट्रेपिजियम शेप का है। तो ट्रेपिजियम का फॉर्मूला क्या होता है, टॉप विड्थ प्लस बॉटम विड्थ
half of top width plus bottom width into depth, that is y. तो that is equal to डैम का क्या है, half of top width कितना है 4.5 मीटर, ये वाला ऊपर का छोटा वाला, प्लस बॉटम विड्थ, ये जो टोटल विड्थ है, टोटल विड्थ हम निकाल सकते हैं, ये डैम का ये जो टोटल विड्थ है, बेस विड्थ कितना है हम निकाल सकते हैं 58.5 मीटर, ये 58.5 मीटर प्लस 7.5 मीटर प्लस 4.5 मीटर प्लस 44 मीटर, इसको हम अगर टोटल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 114.5 मीटर। ओके, सो 114.5 मीटर इनटू डेप्थ कितना है, डैम का हाइट कितना है, ये 200 है, टॉप 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 विड्थ का टॉप लेवल आरएल कितना है 200 मीटर, माइनस बॉटम डैम का बॉटम कितना है 178 मीटर, तो 200 माइनस 178 दैट इज 22 मीटर। ओके, सो इससे हमारा टोटल एरिया ऑफ डैम कितना निकल रहा है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा टोटल एरिया आएगा 1409 मीटर स्क्वायर। इतना निकाल लेने के बाद हमको निकालना है अब फेरेटिक लाइन का अपर वाला जो पोर्शन है दैट इज ड्राई वेट, एंड फेरेटिक लाइन का नीचे वाला जो पोर्शन है सबमर्ज्ड वेट। अब इन दोनों का हमको वेट निकालना है। वेट निकालने के लिए हमको एरिया निकालना पड़ेगा, व्हाई, बिकॉज वी नो दैट वेट, स्पेसिफिक वेट इज या फिर यस इज इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम, हाँ कि नहीं। सो वेट इज इक्वल टू गामा इंटू वी, और वी वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ। सो गामा, और ये गामा हम जब ड्राई यूनिट वेट निकालेंगे या फिर फेरेटिक लाइन का सबमर्ज्ड वेट निकालेंगे तो उसके लिए गामा जो है हमारा क्वेश्चन में मेंशन्ड है, एज वी कैन सी क्वेश्चन में हम देख सकते हैं यहाँ गामा, मैं हाईलाइट करना चाहूंगी, क्वेश्चन में इट इज मेंशन्ड। ये देखिए, ड्राई वेट ऑफ सॉइल इन द डैम 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड सबमर्ज्ड वेट ऑफ द सॉइल 12 किलो न्यूटन, यानी गामा हमारा सॉइल का दिया हुआ है, ड्राई का और सबमर्ज्ड का भी गामा दिया हुआ है, तो इससे हम वेट निकालेंगे। चलिए वेट निकालते हैं। तो उसके पहले हमको एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि वेट इज इक्वल टू गामा इंटू वॉल्यूम एंड वॉल्यूम इज एरिया इंटू लेंथ। तो हम ये सब कैलकुलेशन करेंगे, पहले ही मैं बोल देती हूँ कि ये वी विल कंसिडर दिस कैलकुलेशन फॉर, वी विल कंसिडर कैलकुलेशन फॉर 1 मीटर लेंथ ऑफ डैम। 1 मीटर लेंथ ऑफ डैम के लिए हम अगर कैलकुलेशन कर लेते हैं तो हमारा टोटल जो लेंथ ऑफ डैम है, ये दोनों टोटल जो लेंथ ऑफ डैम है उसके लिए हम इंटू कर देंगे जो भी कैलकुलेशन आ रहा है, राइट। सो हम इसीलिए 1 मीटर, फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन हम हमेशा 1 मीटर लेंथ के लिए ही कैलकुलेशन करते हैं। सो नाउ द total the area of dam above phreatic line, एरिया अबव फेरेटिक लाइन कितना होगा, एरिया ऑफ फेरेटिक लाइन हम कैसे निकालेंगे, मैंने बोला ना कि ये जो हमारा ग्राफ है ना, ये ग्राफ है, ग्राफ में जितने भी ये जो स्क्वायर आ रहे हैं, जितने भी छोटे छोटे स्क्वायर आएंगे, ये फेरेटिक लाइन के ऊपर उस स्क्वायर को कैलकुलेट कर लेंगे। तो एक एक स्क्वायर हमारा, अगर ग्राफ 1 सेंटीमीटर का है तो एक एक स्क्वायर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का होगा, वैसे उसको हम लोग मीटर में ट्रांसफर कर लेंगे, मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो वो होगा हमारा टोटल मीटर स्क्वायर में एरिया। हम कैलकुलेट करने के बाद देखेंगे, ग्राफ के थ्रू कैलकुलेट करने के बाद उसका वैल्यू आता है 308 मीटर स्क्वायर। 308 मीटर स्क्वायर किसके लिए आता है, ये अबव अबव फेरेटिक लाइन, माने एरिया ऑफ डैम अबव फेरेटिक लाइन। अब एरिया बिलो फेरेटिक लाइन कितना होगा, एरिया बिलो फेरेटिक लाइन, फेरेटिक लाइन तो टोटल एरिया जो निकला गया है हमारा अगले पेज में, ये 1409। सो 1409 माइनस 308 कर देंगे, 308 दैट इज इक्वल टू आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1029 मीटर स्क्वायर। ओके, ये बिलो। अब इससे हम वेट निकालेंगे। सो वेट वेट ऑफ ड्राई पोर्शन, यानी जो अबव फेरेटिक लाइन है उसको मैंने बोला ना ड्राई पोर्शन होगा। ड्राई पोर्शन क्यों होगा, ड्राई पोर्शन मैं बोल तो रही हूँ कि ये ड्राई पोर्शन होगा क्योंकि ये फेरेटिक लाइन के ऊपर है, सीपेज जब पानी जब यहाँ से डैम के थ्रू एंटर करेगा तो फेरेटिक लाइन तो ये है, तो पानी इस तरफ ही आएगा, नीचे साउथ सबमर्ज्ड होगा हमारा फेरेटिक लाइन के नीचे का पोर्शन, ये जो डैम का पोर्शन है ये ऊपर तो नहीं जा रहा है सीपेज लाइन, तो ऊपर तो
वाटर परकोलेशन का कोई चांस नहीं है, सो देयर इज नो चांस, सो द अप द एरिया above the phreatic line is dry, so the weight calculated is also dry weight of them, and the area below the phreatic line is submerged because the water is percolating through the materials of the dam. So ये जो हमारा फेरेटिक लाइन का जो डाउनवर्ड वाला पोर्शन है, उससे हम लोग का जो वेट निकलेगा वो सबमर्ज्ड वेट ऑफ डैम होगा, दैट विल बी द सबमर्ज्ड वेट ऑफ डैम। ओके, सो वेट ऑफ ड्राई पोर्शन, so that's why weight of dry portion above the phreatic line, right? Because water is percolating below the phreatic line, so above is dry portion, so weight of dry portion of dam और ड्राई वेट ऑफ ड्राई पोर्शन ऑफ द डैम सेक्शन कितना होगा, गामा। गामा जो कि हमारा क्वेश्चन पे कितना दिया हुआ है, गामा इज गिवन ड्राई वेट का ये 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, हम देख सकते हैं क्वेश्चन में। सो 18 गामा मेरा हमारा फॉर्मूला होता है ना, वेट इज इक्वल टू गामा इंटू वी। सो 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब इंटू एरिया कितना निकला हमारा अब फेरेटिक लाइन का 308, और लेंथ कितना ले रहे हैं हम 1, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6830 किलो न्यूटन। ओके, अब सिमिलरली हम वेट ऑफ सबमर्ज्ड पोर्शन का निकलेंगे। सबमर्ज्ड पोर्शन क्या मीन्स द पोर्शन बिलो द फेरेटिक लाइन, सबमर्ज्ड पोर्शन दैट इज इक्वल टू, इसका कितना दिया हुआ है सबमर्ज्ड पोर्शन का क्वेश्चन में 12 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, सो 12 इंटू कितना निकला इसका एरिया 1029 इंटू 1, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12350 किलो न्यूटन। सो टोटल वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ ड्राई पोर्शन प्लस वेट ऑफ सबमर्ज पोर्शन, ये होगा टोटल वेट ऑफ डैम, तो कितना होगा 6830 प्लस 12350 दैट इज इक्वल टू 19180 किलो न्यूटन, ये निकला हमारा वेट। अब हम क्यों निकाल रहे हैं वेट, इसका हमारा मेन मोटिव है, हमको फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी वाई, बिकॉज हम स्टेबिलिटी एनालिसिस कर रहे हैं ना, डैम का स्टेबिलिटी एनालिसिस, तो स्टेबिलिटी कैसे निकालेंगे, अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी इफ ग्रेटर देन 1.3 आ रहा है हमारा, कैलकुलेट करेंगे तो ओवरऑल इट इज स्टेबल डैम। ओके, ओवरऑल स्टेबिलिटी इज फाइन। अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेस देन 1.3 आ रहा है तो फिर ओवरऑल डैम का स्टेबिलिटी देखेंगे तो डैम को हम बोलेंगे इट इज एन अनस्टेबल डैम, अनस्टेबल अर्दन डैम। ठीक है, तो अब ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी, हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी, हाउ टू कैलकुलेट द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज नथिंग बट द रिस्टोरिंग फोर्स जो फोर्स हमको स्टेबिलिटी लाने के लिए कोशिश कर रहा है, सो रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स या फिर इसको हम बोल सकते हैं डिस्टर्बिंग फोर्स। ओके, सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स। ये रिस्टोरिंग फोर्स हम देखते हैं जो भी ग्रेविटी डैम हो, अर्दन डैम हो, रिस्टोरिंग फोर्स मेनली किसके वजह से होता है, ये जो डैम का खुद का सेल्फ वेट के वजह से, ये जो डैम क्या है, ये हमारा डैम पोर्शन हुआ, ये सीपेज लाइन ऐसे आ रहा है, तो हॉरिजॉन्टल ये जो भी अपस्ट्रीम से सीपेज होके, तो हॉरिजॉन्टल ये जो सबमर्ज नीचे सबमर्ज्ड हुआ वाटर प्रेशर, ये क्या करेगा, डैम को इस डायरेक्शन में शिफ्ट करने की कोशिश करेगा, मींस टुवर्ड्स द डाउनस्ट्रीम इट इज अनस्टेबल। तो स्टेबिलिटी होने के लिए हमारा इसके अगेंस्ट एक फोर्स एक्ट करना चाहिए, वो शुड बी टुवर्ड्स द अपस्ट्रीम फेज, दिस इज अपस्ट्रीम, दिस इज डाउनस्ट्रीम, और ये जो अपस्ट्रीम फेज जो कि हमको स्टेबिलिटी देगा उसको हम लोग बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स, और इसको बोलते हैं हम लोग शेयर रेजिस्टेंस। ये जो शेयर, ये डैम क्या है, हॉरिजॉन्टली शेयर करने की कोशिश कर रही है, इसको हम लोग बोलते हैं ना ये शेयर फिनोमेना, डैम को ऐसे हॉरिजॉन्टली शेयर फेलियर करने की कोशिश कर, तो शेयर रेजिस्टेंस, रिस्टोरिंग फोर्स दैट इज शेयर रेजिस्टेंस, और ये हॉरिजॉन्टल फोर्स टुवर्ड्स द जो डाउनस्ट्रीम है वो डैम को मींस शेयर फेलियर करने की कोशिश कर रहा है या फिर फेलियर करने की कोशिश कर रहा है। ओके, इसी का हमको स्टेबिलिटी एनालिसिस निकालना है थ्रू द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ओके, ये है मॉडल टोटल ओवरऑल जिस, तो हमको शेयर रेजिस्टेंस अब निकालेंगे। सो शेयर रेजिस्टेंस स्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, शेयर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम सॉइल में भी पढ़ते हैं, शेयर रेजिस्टेंस ऑफ द डैम होता है C प्लस W10 5। हियर C क्या होता है, टोटल कोहेसिव स्ट्रेंथ, टोटल कोहेसिव स्ट्रेंथ। ओके, उसका वैल्यू क्या होता है C इंटू B इंटू 1। सी क्या होता है, कोहेशन, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, स्मॉल सी है, हाँ ये कैपिटल सी है। ओके, उसके बाद
हमारा रहता है डब्ल्यू तो हम अभी कुछ देर पहले ही निकाले, तो टोटल वेट 19180 किलो न्यूटन, दैट इज डब्ल्यू। और ये फाई क्या होता है, व्हाट इज फाई? फाई इज आल्सो क्वेश्चन में दिया हुआ है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, फाई इज आल्सो गिवन। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम शेयर रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो शेयर रेजिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले हमको कैपिटल सी निकालना पड़ेगा। सो कैपिटल सी इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम फिर से क्वेश्चन पे जाएंगे। capital C, that is cohesion, means capital C, that is cohesive strength of soil, and small c जो है capital C is equal to small c into b into 1, b width of the dam into 1. So जो ये cohesion है, cohesion of dam कितना दिया हुआ है क्वेश्चन पे, ये मैं अंडरलाइन कर देती हूँ या फिर हाईलाइट कर देती हूँ, ये 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके, 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और उसके बाद हमारा जो टोटल विड्थ है, जो बी होता है, टोटल बेस विड्थ लिया जाता है। टोटल बेस विड्थ कितना था डैम का, ये 114.5। टोटल बेस विड्थ है हमारा 114.5 इंटू 1, दैट इज लेंथ जो है 1 मीटर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो चलिए निकालते हैं। दैट इज इक्वल टू 24। तो सी हमारा हुआ कोहेशन ऑफ डैम 24 इंटू विड्थ 114.5 इंटू 1। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू जो भी आएगा उसको हम लोग पहले बाद में देखते हैं। और फिर ये जो नेक्स्ट पोर्शन है W10 फाइव, तो फाइव कितना है, हम फिर से क्वेश्चन पे जाएंगे। So here in the question it is given angle of internal friction of the dam. Again, angle of internal friction of the dam phi 25 degree. I have highlighted with this yellow highlighter. Okay. So let's go to our last page. Okay, 24. Uh, so total formula shear resistance. Now shear resistance, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। शेयर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सी इसको हम लोग लिखते हैं 24 इंटू 114.5 इंटू 1 प्लस डब्ल्यू कितना आया 19। पिछले पेज में देखेंगे टोटल वेट कितना है 19180। ओके, 19180 इंटू 10 फाइव कितना देखे हम 25 डिग्री। ओके, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 11690 किलो न्यूटन। ये आ गया हमारा शेयर रेजिस्टेंस। वैसे ही जो हम लोग का डिस्टर्बिंग फोर्स है, दैट इज हॉरिजॉन्टल फोर्स ड्यू टू दिस सीपेज और अपस्ट्रीम प्रेशर जो भी है। सो हॉरिजॉन्टल फोर्स या फिर डिस्टर्बिंग फोर्स जो कि हॉरिजॉन्टल प्रेशर ऑफ वाटर है। ओके, हॉरिजॉन्टल प्रेशर, हॉरिजॉन्टल फोर्स, डिस्टर्बिंग फोर्स। सो उसको हम लोग निकालेंगे कैसे, उसका वैल्यू होता है P इज इक्वल टू हाफ ऑफ डिस्टर्बिंग फोर्स ड्यू टू वाटर, हाफ ऑफ गामा डब्ल्यू एच स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ गामा डब्ल्यू, तो हम जानते हैं 9.81, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर 9.81 इंटू, अब एज देखेंगे कितना डेप्थ है हमारा अपस्ट्रीम पे, कितना डेप्थ है। अब हम डायग्राम में जाएंगे। सो इन द डायग्राम इट इज गिवन RL of this diagram, means HFL of this diagram. I will highlight with this blue color pen, right? ये RL 195 मीटर है और बॉटम का हम तो जानते ही है RL 178, तो इसको माइनस करेंगे 197.5 माइनस 178, जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारा टोटल डेप्थ ऑफ वाटर है, ये मैं हाईलाइट कर रही हूँ ब्लू इंक से, 19.5 मीटर। ओके, 19.5 मीटर, ये क्या होगा, उतना प्रेशर आ रहा है, उतना ही तो पानी ये सीपेज के थ्रू डैम के बॉडी में, इतना डेप्थ ऑफ वाटर ही तो डैम के मतलब डैम के बॉडी में ये सीपेज जो फेरेटिक लाइन है ये एंटर कर रहा है ना, वही तो नीचे डैम के ये जो फेरेटिक लाइन के नीचे ये सबमर्ज्ड वेट हमारा इतना डेप्थ ऑफ वाटर के लिए हो रहा है 19.5, इसीलिए हमने ये टोटल डेप्थ ऑफ वाटर लिया है 19.5। डिस्टर्बिंग है या अपस्ट्रीम में ये इतना ही वाटर का डेप्थ है जो डिस्टर्बिंग फोर्स क्रिएट कर रहा है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सो इट विल गिव 1865 किलो न्यूटन। आफ्टर कैलकुलेटिंग वी विल गेट 1865 किलो न्यूटन। ओके, अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या, जिससे कि हॉरिजॉन्टल शियर ना हो बेस में हॉरिजॉन्टल शियर फेलियर ना हो। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालेंगे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा, सो टू रिड्यूस टू रिड्यूस to reduce or to neglect, to overcome, okay, from horizontal
shear failure at what? At shear failure at base of dam, at base of dam. तो उसके लिए हमको फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी आई हैव डिस्कस फैक्टर ऑफ सेफ्टी रिस्टोरिंग फोर्स बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स। सो रिस्टोरिंग फोर्स हमारा कितना आ रहा है? रिस्टोरिंग फोर्स इज 11690, 11690 किलो न्यूटन। दिस वन 11690, 11690। और हॉरिजॉन्टल फोर्स जो कि डिस्टर्बिंग है, डिस्टर्बिंग कितना आ रहा है? 1865 किलो न्यूटन। सो दैट इज 1865 किलो न्यूटन। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका हम वैल्यू देख सकते हैं। इसका वैल्यू आएगा नियर अबाउट 6.27, विच इज मच 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 ग्रेटर देन 1.3। ये जो 1.3 जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, जो हमारे इंजीनियर साइंटिस्ट जो निकालते हैं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर 1.3 से ज्यादा है अर्दन डैम के लिए, वो अर्दन डैम स्टेबिलिटी, ओवरऑल स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेबल होगा। सो इस क्रिटेरिया को फुलफिल कर गया कि 1.3 से मच 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 मोर टाइम्स ग्रेटर है, नियर अबाउट 5 to 5.5 times greater है 1.3 into something, तो 6.27, तो much more greater than this। इसीलिए hence it is safe overall, hence overall stability of dam। अब ये हमारा ओवरऑल स्टेबिलिटी निकालने के बाद, इसके बाद हम एक एक पार्ट में डैम का स्टेबिलिटी निकालेंगे कि अपस्ट्रीम फेस के कारण स्टेबल है कि नहीं, डाउनस्ट्रीम फेस के कारण स्टेबल है कि नहीं। उसके लिए आपको मेरे नेक्स्ट वीडियोस तक का वेट करना पड़ेगा। So please, if you like my channel, please do subscribe my channel, and these are my references. Okay, so thank you and wait for my next videos, and please do subscribe and like my channel.